माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2026 में हिंदी की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो श्लोक होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया कि दिसंबर से पढ़कर भी आप क्या करते हैं, अपने बोर्ड में 90% कैसे लाएँ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि दिसंबर, अभी मान के चलिए नवंबर चल रहा है, दिसंबर लगने वाला है, तो दिसंबर से पढ़कर हम अपने यूपी बोर्ड 2026 में 90% कैसे लाएंगे भाई, तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, अभी तक आपने एक भी यानी कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट करिए और उसका वीडियो आप तक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी और पढ़ाई को जो है और बेहतर बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे कहाँ, श्लोक की ओर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा अच्छे से और समझते चलिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको नोट भी करते चलिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया छायावाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया छायाउत्तर युग, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया द्विवेदी युग, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर भारतेंदु युग दिया गया है। तो देखिए हिंदी एकांकी का क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये छायादोत्तर युग से जो है माना जाता है, यानी हिंदी एकांकी का विकास किस युग में माना जाता है, तो छायावादोत्तर युग में माना जाता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी के नाम से जानी जाती है, क्या है, दुलाई वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इंदुमती, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्लैग की चुड़ैल, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 11 वर्ष का समय दिया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो हिंदी का प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है, और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि रानी केतकी की कहानी नामक ठीक है, कहानी विधा के रचयिता है। कहने का मतलब यह है, रानी केतकी की कहानी जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम आपको जो है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, पंडित लल्लूलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मुंशी इंसाल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी दिया गया है। तो देखिए रानी केत की कहानी ये भी बहुत फेमस रचना है। ठीक है, बहुत फेमस रचना है, तो इस पर मैं ट्रिपल स्टार बना दे रहा हूँ। तो ये किसकी जो है रचना है, तो ये है मुंशी इंसाल्लाह खां की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए वीडियो में हो सकता है आवाज़ थोड़ा स्लो होगा, तो आप लोग वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये देखिए परीक्षा गुरु गलत लिखा है, परीक्षा गुरु ये सही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दो बार लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बात करें तो भूतनाथ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सेवा सदन दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम मौलिक उपन्यास। तो प्रथम मौलिक जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक का नाम, तो याद रखिएगा लाला, ठीक है, क्या, लाला श्री निवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अशोक के फूल, फूल यहाँ पर देखिए बड़ी निबंध रहेगा, तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया कुबेर नाथ राय। ठीक है,
तो ये 4 आपके ऑप्शन हो गए। तो आपसे पूछ रहा है अशोक की फुल रचना किसकी है, उसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, वही इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की, यहाँ पर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता, को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है श्याम सुंदर दास दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल जो है नाम दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। आपको बताना है शुक्लोत्तर युग की, ऐसा नहीं कि शुक्ल युग की समय सीमा बता दीजिएगा। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में पूछेगा शुक्ल युग की समय सीमा, तो आप बताइएगा 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक मानी जाती है शुक्ल युग की समय सीमा। लेकिन यहाँ पर पूछा है शुक्लोत्तर युग, तो ऑप्शन नंबर ए में देगा 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में देगा 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर सी में देगा 1938 से 1947 तक, ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा 1947 से अब तक। ठीक है, तो देखिए 1938 से 1947 तक मानी जाती है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आवारा मसीहा के रचयिता कौन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी में देगा रांगे राघव, ऑप्शन नंबर सी में देगा विष्णु प्रभाकर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा राहुल सांकृत्यायन दिया गया है। तो आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण रचना है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। ठीक है, तो शुक्ल युग से, या फिर द्विवेदी युग से, या फिर छायावाद युग से, या फिर यहाँ पर छायावादोत्तर युग से। ठीक है, तो देखिए मैथिली शरण जो गुप्त थे, मैथिली शरण जो गुप्त हैं, वो किस युग से संबंध रखते हैं, तो उस युग का नाम क्या है, तो उस युग का नाम है द्विवेदी युग। ठीक है, कौन सा युग, तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग से संबंधित हैं, तो आप बताइएगा कि यहाँ द्विवेदी युग से संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निराला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर रत्नाकर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। ये भी देखिए अधूरा नाम है, ये भी अधूरा नाम है, ये भी अधूरा नाम है। तो आई होप आप सभी को इन सभी का पूरा नाम पता होगा। जैसे निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। रत्नाकर का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, अगर याद होगा तो। ठीक है, चलिए डी में दिया गया मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, उपदेश में कौन सा उपसर्ग है। तो आई होप आप सभी को उपसर्ग प्रत्यय के बारे में तो एकदम पता होगा, बिल्कुल भूले नहीं होंगे। ठीक है, अगर जो हमारी वीडियो को डेली देखता है, ठीक है, जब जब हमारी वीडियो आती है तो उसको अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो उसे अच्छे से ज्ञान होगा। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें यहाँ पर एक शब्द लिखा है देश, देश के आगे क्या लगा है उप, तो उप ही इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो उप दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, बचपन में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है बच, ठीक है, पीछे लगा है क्या पन, तो जब पीछे जो लगा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय कौन सा लगा है, पन प्रत्यय लगा है, तो पन
हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शोक, बी में दिया गया है हास, और सी में दिया गया रति, और डी में क्या देगा जुगुप्सा दिया गया है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं शोक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को देखने का प्रयास करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। तो चौपाई, चौपाई देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। तो चौपाई लिखा जाता है ये ऐसा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ इसका जो शुद्धता है इसको भी आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, यानी कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में देगा 11, ऑप्शन नंबर बी में देगा 16, ऑप्शन नंबर सी में देगा है 13 और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा है तो 24 दिया गया है। तो देखिए चौपाई में जो है प्रत्येक चरण में जो है 16 से 17 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। आई होप आप सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है और 110% यही पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपमा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है अनुप्रास अलंकार। तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, जहाँ पर सा, जहाँ पर सी, ठीक है, जहाँ पर से और जहाँ पर सरिस, ठीक, जहाँ पर सरिस ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कुछ जो गिनती गिनाने वाला हो, यानी संख्यावाचक हो। पंच, यहाँ पंच का मतलब होता है क्या, पाँच, पंच का मतलब 5 होता है। तो यहाँ पर गिनती गिनाने जैसा आपको लग रहा है ना भाई, ये जो शब्द है यहाँ पर संख्यावाचक है कि नहीं। जब संख्यावाचक होगा तो चुपचाप आप द्विगु समास पर टिक करिएगा। ठीक है, किस पर, द्विगु समास पे। 17 को समझने का प्रयास करिएगा। ये एक पर्यायवाची वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है गंगा का पर्यायवाची है, तो सुर है या फिर जलयान है या फिर गगन है या फिर सुरसरी है। तो गंगा का पर्यायवाची पूछा है तो सुरसरी, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में जो है अचानक पद का व्याकरणिक रूप आपको बताना है। तो वह चला गया, कब अचानक चला गया भाई, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, युष्मद, युष्मद को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं। सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। तो तृतीय एकवचन रूप आपको पता होगा, त्वया होता है। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो तुरंत जाके अभी याद करिए उसको। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक जो है MCQ क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, बाकी सब वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्र का तद्भव होगा। तो क्षेत्र जो लिखा है ये एक प्रकार का तत्सम है, लेकिन इससे जो अर्थ निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, खेद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि MCQ क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम चलेंगे श्लोक, श्लोक देखेंगे। तो चलिए श्लोक को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक श्लोक यहाँ पर है, इसका संदर्भ और अनुवाद दोनों के साथ मैंने लिखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी श्लोक पढ़ें उसका अनुवाद जरूर पढ़ें। तो श्लोक आपका यहाँ पर दिया गया बंधनम मरणम, ठीक है, वापी जयो वापी पराजय, ठीक है, उभयत्र श्रमो वीर, वीर भाव ही वीरता। ये आपका है श्लोक। इसमें आपसे पूछेगा कि भैया इसका आप संदर्भ लिख दो और अनुवाद लिख दो और ले जाओ 5 नंबर। ठीक है, इतना आपसे बोलेगा।
तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, एकदम जैसे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश ये पद्य के अंतर्गत आता है, यानी संस्कृत का पद्यांश है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते, ये सब काले पेन से लिखना हो क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। पाठ से अवतरित है, इतना लिखिएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना नंबर, तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग करेंगे आप अनुवाद। अनुवाद देखिए बहुत छोटा है, यहाँ पर लिखा है बंधनम मरणम वापी जयो। ठीक है, इसका मतलब बंधन हो अथवा मरण हो। ठीक है, वापी जयो वापी पराजय, उसके बाद जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। ठीक है, तो दोनों ही स्थान बोल रहा ना, उभय तो समो वीर, यानी समो मतलब समान होता है, वीर मतलब होता है वीर। ठीक है, वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो इसका ये अनुवाद है, इतना आप लिखिएगा तो आपको 5 नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ से और 3 नंबर यहाँ से, तो 3 और 2 मिला के 5 नंबर हो गया। ठीक, तो एक गद्यांश सॉरी एक श्लोक यहाँ पर हो गया, और एक श्लोक मैंने यहाँ पर लिखा है केवल आपको याद करने के लिए, क्योंकि आपके पेपर में जो है 2 नंबर का कहता है कि अपने बुक से यानी कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। मान के चलिए आपको बंधरम मरणम वाला आ गया, मान के चलिए ये आपको आ गया पेपर में, तो इसको जो है आपको नहीं लिखना है, तब आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।